नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिस ऑफ अकेडमी में। साथियों, शाम के 6 बज चुके हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे आप सभी के बीच में लाइव बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए मैराथन कक्षा को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि बिहार जीविका भर्ती प्रक्रिया 2025 के अंतर्गत परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया और कई सारे पदों के लिए परीक्षाएं हो भी चुकी हैं। जो परीक्षाएं अभी तक संपन्न हो चुकी, उसमें एक ही संस्था के पढ़ाए हुए क्वेश्चंस का दबदबा देखने को मिला है और वो आपकी अपनी संस्था है द ऑफिस ऑफ अकेडमी। इसीलिए हम कहते हैं साथियों कि अंतिम समय में की गई तैयारी आप सभी के लिए निर्णायक होती है और ये बहुत जरूरी है कि आप अंतिम समय की तैयारी द ऑफिस अकेडमी के साथ करें, इस मैराथन कक्षा के साथ करें। साथियों, अगले 2 से 3 घंटे तक आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। सामान्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो अलग अलग खंडों से आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर ले, हम रीजनिंग की बात कर ले, जीविका स्पेशल की बात कर ले, गणित की बात कर ले, विज्ञान खंड की बात करें, सारे एक एक करके आप सभी को यहां पर साथियों देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पे आप सब लोग जुड़ गए हैं, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने सभी साथियों तक, क्योंकि मैराथन कक्षा बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए शुरू हो चुकी है। बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में एक एक करके हम बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथियों में ऐसे प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि 19 तारीख की परीक्षा में आप सभी से पूछा गया है, 20 तारीख की परीक्षा में आप सभी से पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं में आप सभी से पूछा जाएगा। साथियों, ऐसे ही प्रश्नों को हम इकट्ठा करके आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। 19 और 20 तारीख को परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था साथियों, हम उन प्रश्नों को भी इकट्ठा करके आप सभी के लिए लेकर के आए हैं और बाकी आने वाली परीक्षाओं में तो आप सभी साथियों पूछा ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। साथियों, इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं साथियों, तो आप सभी को बता दें कि बीपीएससी एईडीओ एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया जिसमें 935 से ज्यादा पदों का विज्ञापन जारी किया गया है और केवल एक परीक्षा देकर के आप अधिकारी बन सकते हैं। आपके अधीन 10 पंचायतों के प्राथमिक विद्यालय काम करें साथियों। आपके अधीन 10 पंचायतों के साथियों 10 पंचायतों के इसमें हम एनसीईआरटी एससीईआरटी सब कुछ आपके अधीन शामिल जो है करते चलेंगे 10 और पूरा पंचायतों निचोड़ के 10 पंचायतों के विद्यालय काम करें साथियों। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप इस भर्ती प्रक्रिया में अगर अपने आप को जांचना चाहते हैं साथियों, अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया से पहले अपने आप को जांचना चाहते हैं तो फिर साथियों आपको क्या करना है, हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाना है। साथियों, आप सभी के लिए इस रविवार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो अभी जो हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे, अनावृत बीजी पढ़ रहे थे, उसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, वापस से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं साथियों। एक बार फिर से वापस से शुरू करते हैं। आप सभी को बता दें कि बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। कई सारे पदों के लिए परीक्षाएं जो है हो भी चुकी हैं, बीते 19 तारीख को और आज 20 तारीख को। साथियों, आज हम ऐसे प्रश्नों को आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं जो आपके 19 और 20 तारीख की परीक्षा में पूछा गया है और निकट भविष्य यानी कि जो आने वाले दिनों में बिहार जीविका भर्ती की परीक्षा होगी उसमें भी ये सारे प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। साथियों, आज हम ऐसे ही प्रश्नों को आप सभी के लिए संकलित करके आए हैं। हम कहते हैं साथियों कि जब आप अंतिम दौर में हो, परीक्षा के बिल्कुल सन्निकट हो, तो ऐसे में आपकी जो तैयारी होती है बहुत ही ज्यादा संजीदगी के साथ आपको विश्वसनीय प्रकार से करनी होती है। ऐसे में आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ आपका संस्थान, भरोसेमंद संस्थान द ऑफिस ऑफ अकेडमी। प्रतिदिन शाम को 6 बजे हम आप सभी के बीच में जुड़ते हैं और मैराथन कक्षा के अंदर साथियों बातचीत करते हैं। आज के अपने सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार के अंतर्गत एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया साथियों जो केवल एक परीक्षा को उत्तीर्ण करके आप अधिकारी बन सकते हैं। साथियों, वो परीक्षा है बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा है। अगर आपने खुद की तैयारी कर रखी है, अगर आपने अपनी तैयारी कर रखी है साथियों, तो आपको जांचने का बेहतर मौका आपको दिया जा रहा है। इस रविवार को सुबह 9 बजे से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हमारी संस्था द ऑफिस अकेडमी आप सभी के लिए टेस्ट का आयोजन कर रही। साथियों, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आप
पीएन एंग्लो स्कूल के बगल में हमारे संस्था पर आकर के आप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन भी आप हमारे टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको द ऑफिस एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। साथियों, आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे। यहां से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप सभी लोग हमें कमेंट कीजिएगा साथियों कि आप सभी को बिल्कुल ठीक प्रकार से दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है साथियों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। साथियों, भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 44 में या फिर अनुच्छेद 51 में? आप सभी को कमेंट करके बताना है। आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमने आप सभी को पेड़ कक्षाओं के अंतर्गत सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है। अब प्रश्न आपसे यह है कि पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? साथियों, आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसके अंतर्गत किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया है? तो साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका जो सही उत्तर है वह आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। साथियों, अनुच्छेद 40 जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अनुच्छेद 44 की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 44 जो है ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। साथियों, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। किसकी बात करता है? समान नागरिक संहिता की बात करता है। साथियों, समान नागरिक संहिता की बात करता है। इसका मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि संपूर्ण देश के नागरिकों के लिए एक जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए। ये आपके डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता साथियों। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका बी विकल्प है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत आप सभी को केवल और केवल पंचायती राज व्यवस्था को ही पढ़ना है। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए, बिल्कुल धुआंधार अंदाज में प्रश्नों की श्रृंखला चल पड़ी है। अगला प्रश्न हमारा कि मनरेगा के तहत कार्यों के लिए ठेकेदारों की भूमिका के संबंध में क्या प्रावधान है? साथियों, दूसरे प्रश्न का उत्तर करना है। कह रहा है कि मनरेगा के तहत कार्यों के लिए ठेकेदारों की भूमिका के संबंध में क्या प्रावधान है? मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि जब भी बात मनरेगा की जाती है, हम सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत 2005 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी साथियों। और 2009 में आप सभी जानते हैं कि मनरेगा की शुरुआत 2005 में हुई थी और 2009 में क्या किया गया? इसका नाम बदल दिया गया। 2009 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल करके एमजी नरेगा कर दिया गया। साथियों, क्या कर दिया गया? नाम बदल करके एमजी नरेगा कर दिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर दिया गया। आप जानते हैं कि साथियों इसके अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी आपको दी गई है। 100 दिनों के रोजगार की गारंटी आप सभी को साथियों दी गई है। आप सभी को बता दें कि कल शाम को, ध्यान रखिए, कल शाम को 8 बजे से जीविका स्पेशल की मैराथन कक्षा लेकर के मैं आप सभी के लिए आ रहा हूं। शाम को 8 बजे से जीविका स्पेशल की मैराथन कक्षा लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम 500 से ज्यादा प्रश्नों की बात करेंगे साथियों। 500 से ज्यादा प्रश्नों की बात करेंगे। इसलिए कल यानी कि 21 नवंबर को रात को 8 बजे हमारे साथ आप सभी जुड़ना मत भूलिएगा। साथियों, जब हम मनरेगा के अंदर ठेकेदारों की बात करते हैं तो मैंने पेड क्लास में आप सभी को पढ़ाया है कि मनरेगा के अंतर्गत ठेकेदारों की जो संलिप्तता है वह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यानी कि ठेकेदारों की बिल्कुल भी आवश्यकता मनरेगा के अंतर्गत नहीं होता है, ना ही किसी कार्य को ठेके पर दिया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट ठेके पे नहीं दिया जाता है। पूरी तरह से, फिर से सुनिए, पूरी तरह से ठेकेदारों की संलिप्तता जो है वह मनरेगा के अंतर्गत प्रतिबंधित है। इनका कोई भी योगदान मनरेगा में नहीं होता है और ना ही किसी भी प्रकार के कार्य को किसी मशीन इत्यादि से कराया जाता है। साथियों, जितने भी कार्य होते हैं मनरेगा के अंतर्गत वो सारे के सारे कार्य जो है वो कुशल अकुशल, सारे के सारे जो कार्य है साथियों वह अकुशल कामगारों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों? ध्यान रखिएगा, अकुशल मजदूरों के द्वारा सारा का सारा कार्य किया जाता है।
किसी भी प्रकार की ना टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है साथियों, और ना ही किसी प्रकार के ठेकेदारों की संलिप्तता होती है। ऐसे में प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जरा एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए और मैं देख लूं कि कितने विद्यार्थी ऐसे जो प्रश्न का सही उत्तर कर पा रहे हैं। बताइए सभी लोग, प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इस क्लास का पीडीएफ आप चाहते हैं साथियों, तो क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे ऐप द ऑफिसर एकेडमी को इंस्टॉल करना है। उस पर आप जाइएगा, नीचे आपको जब आप इंस्टॉल करके नीचे जाइएगा तो वहां पर आपको ई बुक का एक सेक्शन मिलेगा, उस पर जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले आप बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है साथियों। क्या ए विकल्प है कि ठेकेदारों केवल कुशल कार्यों के लिए अनुमति है, या ठेकेदारों की भागीदारी पर पूरी तरह प्रतिबंध है, या ठेकेदारों को केवल सामग्री खरीद के लिए अनुमति है, या फिर ठेकेदार कुल परियोजना लागत का 25% ले सकते हैं। साथियों आप सभी को उत्तर करना है इस प्रश्न का बी विकल्प करना है कि मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी प्रकार के ठेकेदार हैं, इन सभी ठेकेदारों को पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इनकी किसी भी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं होती है मनरेगा के अंतर्गत। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है DAYNRLM। अगला जो प्रश्न है साथियों है DAYNRLM। DAY का मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM का मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका क्या अर्थ है साथियों, इसका अर्थ है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। साथियों NRLM के अंतर्गत पंचसूत्र की लगातार चर्चा की जाती है। किसकी बात की साथियों, पंचसूत्र की लगातार बात की जाती है, और हमने भी लगातार इस संदर्भ में आप सभी को बताया है। हमने कहा पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है, क्या पंचसूत्र में नियमित बैठकें नहीं शामिल है, या नियमित बचत करने की बात नहीं शामिल है, या बाहरी निवेश पर निर्भरता, या फिर नियमित आंतरिक उधार और समय पर चुकाना। बताइए कि पंचसूत्र में क्या नहीं शामिल है। एक बार आप सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कर लें। बहुत कम शेयर किया आप लोगों ने वीडियो को शेयर करें, और 1000 आप लोग लाइव वॉचिंग को ले चले हमारे साथ। साथियों हमने आपको बताया कि जब पंचसूत्र की बात की जाती है साथियों, तो इसमें कहा जाता है कि आपको लगातार बैठकें करनी होंगी, नियमित तौर पे आपको बैठकें करनी होंगी। न केवल आपको बैठकें करनी होंगी, बल्कि आपको सेविंग भी रूटीन पे करनी होगी। डेली रूटीन, डेली बेसिस के आधार पे आपको सेविंग भी करनी पड़ेगी, यानी कि बचत भी करनी पड़ेगी। साथियों न केवल बचत करनी पड़ेगी, बल्कि आपसी लेन देन भी आपको करना पड़ेगा। साथियों नियमित आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतान भी करना पड़ेगा बैंक को, यह भी ध्यान रखना है साथियों। ये सारी चीजें आपकी जीविका की जो पंचसूत्र की जो चीजें हैं उसके अंतर्गत आती है साथियों। लेकिन इसमें बाहरी निवेश पर निर्भरता नहीं है पंचसूत्र के अंतर्गत। ऐसे में साथियों 3 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का साथियों जो सही उत्तर है वह आपका सी विकल्प हो जाएगा। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल रात्रि 8 बजे से मैं आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूं जीविका स्पेशल के 500 से ज्यादा प्रश्न साथियों, एक साथ 500 से ज्यादा प्रश्न, और कल रात को 8 बजे से लेकर के और जहां तक 500 प्रश्न नहीं खत्म होंगे वहां तक मेरी मैराथन कक्षा चलेगी साथियों। याद रखिएगा 21 नवंबर रात को 8 बजे द ऑफिसर एकेडमी के अपने इसी लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबके बीच में जीविका स्पेशल के 500 से ज्यादा प्रश्न लेकर के आ रहा हूं साथियों। बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। साथियों प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी सूची को सत्यापित करने और अंतिम रूप देने में किस स्थानीय निकाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों जब आप बात करते PMAYG योजना की बात करते साथियों, तो कुछ आंकड़े आपको याद होने चाहिए। क्या आंकड़े साथियों, याद रखें इस योजना की शुरुआत कब हुई थी साथियों, 2016 में हुई थी। कब हुई थी, 2016 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले साथियों इसी योजना को इंदिरा आवास योजना कहते थे, इंदिरा आवास योजना कहते साथियों इसी को। 2016 में इसका नाम बदल दिया गया साथियों। इसके अंतर्गत जो आपके जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं साथियों, मैदानी क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं साथियों। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आप सभी जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,30,000 दिया जाता है साथियों। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि 70,000 रुपए का ऋण भी दिया जाता है। अगर 1,20,000 में आपका मकान नहीं पूरा हुआ साथियों तो 70,000 रुपए का ऋण भी आपको दिया जाता है। आप यह भी जानते हैं साथियों कि इस योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए आपको अतिरिक्त दिए जाते हैं शौचालय निर्माण के लिए। शौचालय निर्माण यानी कि स्वच्छ भारत मिशन योजना को पूरा करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर 12,000 रुपए आपको अतिरिक्त दिए जाते हैं। इन सबको छोड़ दिए साथियों, एक प्रश्न ये है कि लाभार्थी का चयन आखिर किस
किस आधार पर किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, SECC डाटा, कौन सा डाटा? SECC डाटा कब का है? 2011 का है साथियों। इसी के आधार पर लाभार्थियों का चयन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बावजूद जो लाभार्थी इसके अंदर चयनित किए जाते हैं, अंतिम रूप से उनके नाम को कौन प्रस्तावित करता है, फाइनलाइज कौन करता है साथियों? तो याद रखिएगा, ग्राम सभा होती है जो अंतिम रूप से उनके नाम पर क्या करती है साथियों? अंतिम रूप से उनके नाम पर मुहर लगाती है साथियों, ग्राम सभा होती है। क्योंकि ऐसा होता है कि 2011 का डाटा है, हो सकता है कि 2011 में आयुष जो है यह पात्र थे आवास प्राप्त करने के लिए, लेकिन 2025 में अब ये संपन्न हो चुके हैं, मकान बनवा चुके हैं, अब इनको आवश्यकता नहीं है। तो लिस्ट तो पुरानी है, वर्तमान समय उसको वेरीफाई करने का काम कौन करता है? ग्राम सभा करती है साथियों। एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए, एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। चैनल को पहली बार विजिट किए तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत सारे पदों के लिए आपकी परीक्षा बची हुई है, ऐसे में आप सभी हमारे साथ 30% ऑफ के साथ 30% ऑफ के साथ आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं साथियों। यहाँ पे सारी विषयों की कक्षा आप सभी को उपलब्ध कराई गई है, सभी विषयों की कक्षा आप सभी को उपलब्ध कराई जा रही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रथम, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रथम के तहत केंद्र और राज्य के भीतर केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग पैटर्न क्या है? मतलब कौन कितना पैसा देगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत? साथियों हमने आपको बताया था कि इस योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को इस योजना की शुरुआत हुई थी साथियों। पहले फेज में ये क्या था? पहले फेज में ये 12 मासी सड़कों को उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया था साथियों। ऐसे में प्रश्न ये है कि फंडिंग का पैटर्न क्या है, यानी कि केंद्र सरकार कितना देती है और राज्य सरकार कितना देती है। साथियों जब इस योजना की बात करते हैं तो इसमें फंडिंग पैटर्न जो है 60 और 40 का है, यानी कि 60% आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है साथियों और 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। वहीं साथियों अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर ले साथियों, पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर ले साथियों, तो पूर्वोत्तर के जो भी राज्य हैं वहां पर जो फंडिंग पैटर्न है वो 90:10 का है, यानी कि 90% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है साथियों। ये पूर्वोत्तर के राज्यों का ये पैटर्न है और सामान्य राज्यों का यानी कि मैदानी जो राज्य हैं उनका ये पैटर्न है 60 और 40 का पैटर्न है साथियों। आगे बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, NFBS का मतलब क्या होता है? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर कितनी एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? इसका मतलब कि परिवार में जो व्यक्ति पैसा कमाने वाला है अगर उसी की मृत्यु हो जाती है साथियों, अगर उसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर सरकार कितने रुपए देती है, ये आपके लिए पूछा जा रहा है। क्या 10,000 रुपए एक मुश्त देती है, 15,000, 20,000 या फिर 25,000 रुपए? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि परिवार के मुखिया की अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार ऐसे में एक मुश्त सहायता राशि देती है, और वह जो एक मुश्त सहायता राशि है वह कितने की होती? तो याद रखिएगा साथियों, वह आपके साथियों 20,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि होती। कितने की साथियों? 20,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि होती है जो परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद दी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है साथियों कि परिवार का मुखिया कौन है? तो परिवार का मुखिया वह कंसिडर किया जाएगा साथी जो कमाने वाला व्यक्ति है। परिवार में आपके जो कमाने वाला व्यक्ति है अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु होती है, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर अगर ऐसा होता है तो सरकार क्या करती है? ऐसे परिवारों को 20,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि देती है, जिससे आने वाले कुछ दिनों तक वो अपनी आजीविका चला पाए, वो अपनी रोजी रोटी का प्रबंध कर पाए। साथियों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको बता दें कि कल रात्रि 8 बजे मैं जीविका स्पेशल के 500 प्रश्न इकट्ठे लेकर के आ रहा हूं अपने इसी लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर, तो जुड़ना मत भूलिएगा। कल यानी कि 21 नवंबर की रात को 8 बजे जीविका स्पेशल की मैराथन कक्षा में मेरे साथ। साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये कि पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता लाभार्थियों के खाते में किस माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जाती है? लगातार आपको पीएम किसान योजना के विषय में साथियों बता रहे हैं, लगातार हम आपको पीएम किसान योजना के विषय में बता रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना जो है साथियों, यह योजना 24 फरवरी कब साथियों? 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी आधिकारिक तौर पे। कब की गई थी? 24 फरवरी 2019 को आधिकारिक तौर पर शुरू की गई थी। अच्छा बताओ जरा कल 8 बजे मैराथन में कौन कौन उपस्थित रहेगा?
बताइए जरा, कल जीविका स्पेशल की मैराथन में कौन कौन उपस्थित रहेगा, जरा अपनी उपस्थिति बताएं, है ना, अपनी उपस्थिति बताएं कि कल रात्रि 8 बजे जीविका स्पेशल की जो मैराथन मैं लेकर के आ रहा हूं उसमें से आपसे कौन कौन से लोग उपस्थित रहेंगे। 8 PM ध्यान रखना है, 8 बजे रात्रि कितने बजे, 8 बजे ध्यान रखना है। और कितने प्रश्न होंगे साथियों, मेरे पास 500 से ज्यादा प्रश्न होंगे साथियों, 500 से ज्यादा प्रश्न होंगे साथियों। और यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न है यह मैराथन साथियों तब तक चलेगा जब तक कि हमारे प्रश्न खत्म नहीं हो जाएंगे साथियों। ये मैराथन साथियों तब तक चलेगा जब तक कि 500 प्रश्न हमारे साथियों खत्म नहीं हो जाएंगे, चाहे रात्रि के 2 बज जाएंगे, मैराथन चलती रहेगी। क्योंकि द ऑफिसर एकेडमी ने इस बार ठाना है कि सभी विद्यार्थियों को उचित और सही प्रकार का मार्गदर्शन उन सभी को दिया जाएगा। साथियों ऐसे में प्रश्न ये है कि 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई पीएम किसान योजना जो है, पीएम किसान योजना कितने रुपए देती, तो हम सभी जानते हैं कि 2-2 हजार रुपए के साथियों 3 किस्त देती है, यानी कि प्रति किसान कितने रुपए देती है साथियों, प्रति किसान 6,000 रुपए देती है, प्रति किसान 6,000 रुपए देती है। लेकिन पैसा देने का माध्यम क्या होता है साथियों, तो यह होता है डीबीटी होता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। साथियों क्या होता है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष लाभ, कम लोग बोल रहे हैं भाई, कल मैराथन में आप लोग नहीं आने वाले हैं क्या, नहीं आने वाले तो पहले ही बता दीजिए, मैराथन को कैंसिल कर दिया जाएगा। बोल कम रहे हैं आप लोग, हमें नहीं लग रहा है कि सब लोग कल आने वाले हैं। बताइए जरा, अगर कम आने की स्थिति हो या नहीं आना चाह रहे हो तो बताओ, मैराथन कैंसिल कर दें कल का, जोर लगा के बोलना है एक बार, है ना। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके बोलेंगे वो। तो भाई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण विश्व की सबसे बड़ी योजना है, विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिसके अंतर्गत डीबीटी से पैसा भेजा जाता है, डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है बिना किसी हिल्ला हवाली के। यानी कि गवर्नमेंट जितना पैसा भेजती है साथियों उतना पूरा का पूरा पैसा जो है वह लाभार्थी के खाते में आता है। ऐसा सरकार डीबीटी के माध्यम से ये प्रयास करती है। साथियों कई बार प्रश्न ये भी पूछा है कि डीबीटी का एडवांटेज क्या है, तो साथियों डीबीटी का एडवांटेज ये है, एडवांटेज डीबीटी का ये है कि सीधे बिना किसी भ्रष्टाचार के पैसा सीधे तौर पर लाभार्थी के खाते में पहुंचता है, सीधे जो है लाभार्थी के खाते में ये पैसा पहुंचता है। साथियों अभी आवाज कम आ रही है ना, अभी आवाज कम आ रही है कल रात्रि 8 बजे मैराथन के लिए। चलिए आपको बता दें कि अगर आपने भी एईडीओ का आवेदन किया है, एईडीओ के लिए, या आप में से कोई जानने वाले ने एईडीओ के लिए आवेदन किया है, एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया जिसमें केवल एक एग्जाम पास करके, केवल एक एग्जाम दे करके आप अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे में साथियों आप सभी के लिए हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। पटना या इसके आसपास के जो भी छात्र हैं वो इस रविवार हमारे इस ऑफलाइन टेस्ट में रविवार को सुबह 9 बजे जुड़ सकते हैं। ये कहां पर टेस्ट होगा साथियों, तो ये जो हमारा नया टोला है, नया टोला में पीएन एंग्लो स्कूल के बगल में हमारी जो ब्रांच है उस वाले सेंटर पे होगा साथियों। आप अगर पटना या आसपास से नहीं है तो जहां भी आप वहां से ऑनलाइन आप इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं साथियों। उसके लिए हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर एकेडमी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं साथियों। चलिए आप सब लोग कह रहे हैं कि कल आप आएंगे मैराथन में, ऐसा आप लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल कल रात्रि 8 बजे मैराथन में हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। साथियों अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रही आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत आपको जो आयुष्मान कार्ड दिया था साथियों, उस कार्ड के आधार पर प्रश्न यह है कि प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवर आपको प्रदान किया जाता है। तो साथियों हम सभी जानते हैं क्या इसमें 1 लाख होता है, 2.5 लाख होता है, 3 लाख या 5 लाख। तो हम सभी जानते हैं कि साथियों इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया है। कितने का? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। यानी कि यदि एक परिवार में 5 सदस्य हैं साथियों, तो उन 5 सदस्यों में से कोई भी 1 साल के भीतर जो है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है साथियों। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की, लेकिन एक बार वीडियो को आप लोग शेयर करें और लाइक करें। संख्या आज आपकी कम दिख रही है, इसीलिए हमारा उत्साह भी थोड़ा बहुत कम दिख रहा है साथियों। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, जीविका की किस पहल ने ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं की औपचारिक ऋण को पहुंच को बढ़ाया है? साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि जीविका की किस पहल ने ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं की औपचारिक ऋण तक पहुंच को बढ़ाया है। अब साथियों औपचारिक ऋण क्या होता है, अनौपचारिक ऋण क्या होता है? तो साथियों औपचारिक ऋण का मतलब यहां पर है साथियों,
औपचारिक ऋण का मतलब है साथियों बैंक से लिया गया लोन, या यूं कह लें कि ऑथराइज पर्सन या ऑथराइज इंस्टीट्यूशन से लिया गया जो लोन होता है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक ऋण कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? औपचारिक ऋण कहते हैं साथियों। अब गांव में जो जीविका दीदियां हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, जिनको सामान्य तौर पे बैंकों से लोन नहीं मिल पाता था, अब उनके लिए बैंकों से लोन लेना क्या हो गया साथियों, आसान हो गया। कैसे आसान हो गया मैं आपको बताता हूं। उनके स्वयं सहायता समूह में जो भी बचत होती है साथियों, थोड़ा बहुत जो भी पैसा वो बचत करती हैं, इस स्वयं सहायता समूह को सीधे बैंक से लिंक कर दिया गया है। इसके खाते को, इसके अकाउंट को सीधे बैंक से क्या कर दिया गया साथियों, सीधे बैंक से लिंक कर दिया गया है। अब इनकी जो महीने की रेवेन्यू होती है, इनकम होती है, वो सारी चीजें बैंक की डिटेल में होती है और बैंक इस आधार पर डिसाइड करता है कि आपकी क्या स्टेटस है, कितने रुपए का रेवेन्यू आप हर महीने जनरेट करते हैं, उस आधार पे बैंक आपको लोन भी दे देता है साथियों। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज, यानी कि स्वयं सहायता समूह के खाते को बैंक से लिंक कर दिया गया। अब जितना भी कम डेबिट क्रेडिट होता है इनके अकाउंट में, वो सारी चीजों की डिटेल बैंक के पास होती है और बैंक को पता है कि इनको लोन कितना हम देंगे तो कितना ये वापस कर पाएंगे साथियों। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, तो अगला प्रश्न है कि कार्यक्रम के शुरुआती महीनों में यानी कि जब आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि कार्यक्रम के शुरुआती महीनों में जब नई आजीविका गतिविधि से आय स्थिर नहीं होती है, अभी अभी आपने आजीविका कमाना शुरू किया है, आपने नए कार्यक्रम को शुरू किया है, ऐसे में आपकी जो इनकम है वो इनसिक्योर है, पता नहीं है कि आप इस व्यवसाय से कितना कमा पाएंगे, कितना नहीं कमा पाएंगे, परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, ये बात पता नहीं थी साथियों। जब ये बात पता नहीं थी तो सरकार ने कहा भाई बड़ी सारी समस्याएं आएंगी, ऐसे में हम क्या करते हैं, इन लोगों को सहायता देते हैं जिससे ये अस्थिर आजीविका कमाने के दौर में भी अपनी दिनचर्या को बेहतर प्रकार से चला पाए। क्या किया सरकार ने, क्या ऐसे लोगों को मुफ्त आवास दिया था इन्होंने, या फिर आजीविका अंतराल सहायता दी है, या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दिया है, या केवल कौशल प्रशिक्षण दिया है। तो साथियों हम सभी जानते हैं कि इसके लिए सरकार ने क्या किया है, इसके लिए सरकार ने आजीविका अंतराल सहायता दी है कि जब तक आपकी इनकम नहीं बन पा रही है, साथियों, तब तक सरकार आपको सहायता देगी। एक बार आप सब लोग वीडियो को शेयर कर लें और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जीविका भर्ती परीक्षा में अगर आप शामिल होने जा रहे हैं तो आपने अभी तक द ऑफिसर अकेडमी के विशेष बैचेस को आपने ज्वाइन किया अथवा नहीं किया। साथियों नहीं किया है तो कर लीजिए, सभी बैचेस अभी 30% ऑफ पर हैं और 30% ऑफ होने के बाद साथियों आप समझ सकते हैं कि सारे बैचेस आपकी रेंज में हैं, आप अपनी बेहतर तैयारी रिवीजन के लिए आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। साथियों 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न का KYP में प्रशिक्षण मुख्य रूप से किस मोड का उपयोग करके दिया जाता है। साथियों KYP का मतलब होता है कुशल युवा प्रोग्राम होता है। क्या होता है साथियों, कुशल युवा प्रोग्राम होता है और इस कुशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत साथियों जो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है वह किस मोड में दिया जाता है। ये कक्षा आधारित व्याख्यान होता है साथियों, ई लर्निंग मोड होता है, केवल व्यवहारिक होता है, या दूरदर्शन के माध्यम से दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं साथियों कि पेड क्लास के अंतर्गत हमने इसके विषय में आप सभी को पढ़ाया है, साथियों, और वहां सही उत्तर क्या होता है, ई लर्निंग मोड पर। क्या होता है साथियों, ई लर्निंग मोड पर आपको KYP के अंतर्गत ट्रेनिंग दिया जाता है। कल भी हमने प्रश्न पूछा था साथियों, कल ने बताया था कि 240 घंटे का ये कार्यक्रम है। कितने घंटे का, 240 घंटे का कार्यक्रम साथियों। इसके कितने घटक हैं तो याद रखिएगा, KYP के कुल मिलाकर 3 घटक हैं साथियों। कितने घटक हैं, 3 घटक हैं और 240 घंटे का ये कार्यक्रम है जिसमें आपको ई लर्निंग मोड पर ट्रेनिंग दी जाती है। साथियों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए के ऋण के लिए लाभार्थियों को क्या गिरवी रखने की आवश्यकता होती है। साथियों अगर आपको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत तो आपको गिरवी क्या रखना पड़ेगा, क्या आपको खेत गिरवी रखना पड़ेगा, या आपको अपने जेवरात गिरवी रखने पड़ेंगे, या फिर कुछ और आपको गिरवी रखना पड़ेगा। प्रश्न यही कह रहा है कि कोई संपार्श्विक नहीं रखना पड़ता है, बैंक की गारंटी होनी चाहिए, केवल भूमि के दस्तावेज या फिर केवल वाहन का पंजीकरण। आपको क्या रखना पड़ता है गिरवी के तौर पे साथियों। ये प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको गिरवी क्या रखना पड़ेगा, क्या कुछ रखना पड़ेगा या कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
कि आपको कोई संपार्श्विक यानी कि कुछ भी आपको कोई भी कोलेट्रल आपको यहां पर नहीं रखना पड़ता है। कोई भी कोलेट्रल यहां पर आपको नो कोलेट्रल और सिक्योरिटी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती साथियों। आप ऐसे ही अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करके 5 लाख रुपए लोन की धनराशि को साथियों आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवास निर्माण हेतु सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में कितनी किस्तों में किया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना की बात कर ले, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ले साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर कितनी किस्तों में आपको वह 1,20,000 रुपए की जो धनराशि है वह कितनी किस्तों में दी जाती है साथियों। एक किस्त में, 2 किस्त में, 3 किस्त में या फिर 4 किस्त में दिया जाता है साथियों। ये हमने आपको पेड क्लास के अंतर्गत बताया है साथियों कि कितनी किस्त के अंतर्गत आपको जो है यह धनराशि दी जाती है। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और बता दें कि कल रात्रि 8 बजे यानी कि 21 नवंबर की रात्रि 8 बजे जीविका स्पेशल की कक्षा लेकर के मैं आप सभी के लिए आ रहा हूं, मैराथन कक्षा, जिसमें हम 500 से ज्यादा प्रश्नों की बात करेंगे। तो साथियों हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। कब जुड़ना है आपको? 21 नवंबर की रात्रि 8 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना है। जीविका स्पेशल की 500 से ज्यादा प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके बीच में आ रहा हूं साथियों। तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया है कि 3 किस्तों में आपको 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं साथियों। 3 किस्त कौन कौन सा होता है? पहली किस्त कब दी जाती है? पहली किस्त दी जाती है साथियों जब आपके मकान की नींव पड़ती है। साथियों जब मकान की नींव पड़ती है तो एक किस्त आपको तब मिल जाती है साथियों। दूसरी किस्त आपको तब मिलती है जब आपके मकान की दीवार खड़ी हो जाती है पूरी साथियों, तब दूसरी किस्त मिलती है। और जब आपके घर का छत पड़ जाती है साथियों तब आपको तीसरी किस्त वहां पर दी जाती है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में आपको मकान निर्माण का पैसा दिया था साथियों। बीपीएससी एडीओ के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार अवसर आपके लिए है। पहला टेस्ट सभी छात्रों को निःशुल्क दिया जा रहा है, चाहे आप ऑफलाइन टेस्ट में शामिल होइए या साथियों ऑनलाइन टेस्ट में आप सभी शामिल होइए, आप मुफ्त में इसमें शामिल हो सकते हैं। साथियों अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं या ऑफलाइन तो 9341644295 पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और इस टेस्ट के साथ आप शामिल हो सकते हैं साथियों। अंतिम प्रश्न हमारा, इसके बाद आगे की कक्षा कंटिन्यू रहेगी। बिहार जीविका के लिए हमारे प्रश्न खत्म होंगे। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत चयनित स्टार्टअप को कितने लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान किया जाता है। साथियों आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिहार स्टार्टअप नीति के तहत चयनित स्टार्टअप को कितने लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड दिया जाता है। साथियों यहाँ फंड की बात करें, ब्याज मुक्त सीड फंड की बात करें। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा और यहां से आगे हम अब करंट अफेयर की कक्षा देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी ऑफिसर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है आनंद कौशल और हम लोग सुबह से लेके अभी तक बहुत सारे प्रश्नों को देख रहे थे। वो सारे प्रश्न आज सुबह दोपहर वाली कोई क्लास में तो रहे ही होंगे, जब दोपहर में मैं आप लोगों के बीच करंट अफेयर का ले रहा था क्लास, तो आप लोग तो होंगे ही मेरे ख्याल से। चलिए, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शुभमन गिल। इसका आंसर बताना है आप सबों को। कौन है मेरे भाई? बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का किसे बनाया है? नया टेस्ट कप्तान बनाया है। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शुभमन गिल। कौन है? इसका सही आंसर बताना है मेरे भाई, जल्दी से बताना है। इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आपको बताना है। शुभमन गिल। क्या है इसका आंसर? शुभमन गिल। चलिए, मेरी बातचीत अभी नहीं हो पाई थी। आलोक, आपका एग्जाम कैसा गया? कुछ लोगों का एग्जाम अभी हम ISPCS पे लाइव थे तो वहां बातचीत नहीं हो पाई थी अच्छे तरीके से। बताना है कैसा गया था एग्जाम आपका। आलोक, कैसा गया था एग्जाम? देखिए, ये याद रखिएगा एग्जाम में ना, इसको रट लीजिए। अगर रोज मैं इसको बोल रहा हूं कि COP 30 कहां हुआ, इसको बिल्कुल आप यूं आप समझिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। COP 30 कहां हुआ? तो बेलम, और बेलम कहां है? ब्राजील में है। कहां है? बेलम जो है ये कहां है मेरे भाई? ब्राजील में है। कहां पे है? बेलम ब्राजील में है। ठीक है, COP 30 जो है मेरे भाई वो कहां है? बेलम ब्राजील में है। ठीक है, ये COP 30 का सम्मेलन वहीं पे हो रहा है। ठीक है, एक सवाल और आप कर सकते हैं कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? अभी
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था इस साल का? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये हुआ था रियो डी जनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में। कहाँ हुआ था मेरे भाई? रियो डी जनेरियो में, ठीक है। ये भी ब्राजील में है। कहाँ पे है? ये भी ब्राजील में है, रियो डी जनेरियो। और COP30 याद रखना है, ठीक है। दोनों ही सम्मेलन कहाँ पे हुए थे? तो यहीं पे हुए थे। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज का नाम क्या है? थेरी, कौंडिया, शिवाजी, जलधर। क्या है मेरे भाई? क्या नाम है इनका? जल्दी से आपको बताना है। क्या नाम है इनका? जल्दी से आपको बताना है। क्या नाम है इनका? देखिए कौंडिया नाम है। क्या है? कौंडिया। देखिए रियो डी जेनेरियो, ये सारे सम्मेलन क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये आपके एग्जाम में बहुत मायने रखता है ये नाम, ठीक है। यहां से सवाल बनते हैं। जैसे अब जो अगला ओलंपिक खेल होगा 2028 में, कहां होगा? 2028 का ओलंपिक खेल कहां होगा मेरे भाई? 2028 का ओलंपिक खेल कहां होगा मेरे भाई? तो ये होगा लॉस एंजलिस में। कहां होगा मेरे भाई? लॉस एंजलिस में। कहां होगा? लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस कहां है मेरे भाई? अमेरिका में। कहां है? लॉस एंजलिस कहां है? तो अमेरिका में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2030 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल जो है, राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कहां होगा? अगला राष्ट्रमंडल 2030 में जो होगा वो कहां होगा? कहा जा रहा है अहमदाबाद में होगा। कहां होगा? तो अहमदाबाद में होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आज आपने देखा होगा कि 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? नीतीश कुमार। कौन सा नंबर था मेरे भाई? 10वीं बार था। क्या था? 10वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कौन? तो हमारे प्रिय नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एक सवाल और भी बता सकते हैं कि बिहार के राज्यपाल कौन है? नाम मालूम है तो आप लोगों को बताइए। बिहार के राज्यपाल कौन है? जल्दी से आपको बताना है। आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है मेरे भाई? आरिफ मोहम्मद खान नाम है। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान नाम है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान नाम है, ठीक है। यूएईएफ है यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, टोटेनहम हॉटस्पर, रियल मैड्रिड। किसने जीता है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है। किसने जीता है? जल्दी से बताइएगा। किसने जीता है? जल्दी से आप बताना है आप सबों को। किसने जीता है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है किसने जीता है। टोटेनहम हॉटस्पर। किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर। किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर। जल्दी से आप लोग बताइए कि मैथिली भाषा का क्या है? मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? जल्दी से आप लोग बताइए। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है मेरे भाई? तो नेहा झा मनी को मिला है। किन्हें मिला है? नेहा झा मनी को मिला है। किन्हें मिला है? नेहा झा मनी को मिला है। किन्हें मिला है? नेहा झा मनी को मिला है। कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता? जोआचिम ट्रायर, कैलेंजर मेंडोका, बैगनर मोरा, जफर पनाही। किसने जीता है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है किसने जीता है ये पुरस्कार। किसने जीता है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है, क्विक फास्ट। किसने जीता है? जल्दी से आपको बताना है किसने जीता है। तो जफर पनाही ने जीता है। किसने जीता है? जफर पनाही नहीं जीता है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि हिंदी से साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है? हिंदी से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किन्हें मिला है मेरे भाई? युवा पुरस्कार 2025 किन्हें मिला है मेरे भाई? जल्दी से बताइए। हिंदी से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किन्हें मिला है मेरे भाई? पार्वती तिर्की। किन्हें मिला है? पार्वती तिर्की को। किन्हें मिला है? पार्वती तिर्की को। किन्हें मिला है? पार्वती तिर्की को। नेक्स्ट सवाल है, आगे बढ़ने से पहले सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए बिहार जीविका भर्ती के लिए बहुत सारे कोर्सेज लेके आए। इन कोर्सेज के साथ आपको जुड़ना है और सफलता सुनिश्चित करनी है। एक बात और भी ध्यान रखना है कि मैं रोज सुबह
9 बजे दी ISPCS बाय द ऑफिसर्स एकेडमी पे करंट अफेयर की कक्षाएं लेके आता हूं, वहां पे आपको आना है। और इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल, मोहन यादव, नरेंद्र मोदी। किनके द्वारा किया गया है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है किनके द्वारा किया गया है मेरे भाई, जल्दी से बताइए आप। सर्बानंद सोनोवाल। किनके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनोवाल। किनके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनोवाल। किनके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये सारी चीजें करी गई हैं। एक सवाल और भी बनता है कि देखिए, हमने सारे साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करते हैं, तो जल्दी से आप बताइए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन्हें मिला है? क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद, पहले ये राजीव गांधी के नाम पे मिलता था, मेजर ध्यानचंद। क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें मिला है 2024 का मेरे भाई? तो इसके नाम को मैं एक एक करके लिख देता हूं। गुकेश डी कुमार, ठीक है, क्या नाम है? गुकेश डी कुमार, ठीक है, गुकेश डी कुमार। दूसरा नाम है प्रवीण कुमार, क्या नाम है? पैरा एथलेटिक्स है, प्रवीण कुमार। तीसरा नाम है हरमनप्रीत कौर, क्या नाम है? हरमनप्रीत कौर। क्या नाम है? हरमनप्रीत कौर। और जो चौथा नाम है उनका नाम है मनु भाकर। क्या नाम है? मनु भाकर। क्या नाम है मेरे भाई? मनु भाकर, ठीक है। इन सारे लोगों को ये मिला है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? केतकी राउत, रूपिका ग्रोवर, मोनिका केजिया सैमरिंग, नंदनी गुप्ता। कौन है मेरे भाई? जल्दी से इसका आंसर बताना है आपको। कौन है मेरे भाई? तो मोनिका केजिया सैमरिंग, ठीक है, मोनिका केजिया सैमरिंग है। नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, हरित भारत मिशन, मिशन जल मिशन, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है किसका जो सही आंसर है वो क्या है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है किसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? अन्ना डल से, मनु भाकर, कनक बधवार, एल्विना दुर्ग। कौन है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है। कौन है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है। कौन है? क्विक फास्ट। कौन है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है। कौन है ये? जल्दी से आपको बताना है कौन है? तो कनक बधवार है। कौन है? कनक बधवार है। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ने से पहले सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए BPSC AEDO के लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है, जिसमें पहला टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। रविवार को होगा, सुबह 9 बजे से होगा। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? 1200, 1000, 1400, 800। कितनी की है मेरे भाई? जल्दी से बताइएगा कितनी करी है। जल्दी से आपको बताना है चुनाव आयोग ने, जल्दी से बताना है कितनी करी है मेरे भाई। जल्दी से बताना है आपको कितनी करी है। जल्दी से क्विक फास्ट इसका आंसर देना है मेरे भाई। कितनी करी है उन्होंने? तो कितनी करी है इन्होंने? 1200 किया है। कितना किया है मेरे भाई? 1200 किया है। कितना किया है? 1200 किया है, ठीक है। और ये किस चुनाव में किया है? बिहार चुनाव में, ठीक है। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है। नेक्स्ट है, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई? संस्कृति मंत्रालय, खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है कौन सा मंत्रालय है। जल्दी से आपको बताना है कौन सा मंत्रालय है मेरे भाई। जल्दी से आपको बताना है कौन सा मंत्रालय है मेरे भाई। जल्दी से आप बताएंगे कौन सा मंत्रालय है मेरे भाई। तो ये है संस्कृति मंत्रालय। कौन सा? संस्कृति मंत्रालय। अच्छा बताइए आप लोग, भारत के गृह मंत्री कौन है? जल्दी से बताना है आप लोग को, भारत के गृह मंत्री कौन है मेरे भाई? तो भारत के जो गृह मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो भारत के गृह मंत्री का नाम है अमित शाह। क्या नाम है मेरे भाई? अमित शाह नाम है, ठीक है।
दूसरी बात क्या है कि जो भारत के पंचायती राज मंत्री हैं उनका क्या नाम है, जल्दी से बताइए आप। पंचायती राज मंत्री का क्या नाम है? तो भारत के जो पंचायती राज मंत्री हैं उनका नाम है ललन सिंह। ठीक है, क्या नाम है? राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह नाम है। दूसरे एक मिनिस्टर हैं एमएसएमई मिनिस्टर। क्या है? एमएसएमई मंत्री। ठीक है, ये कौन है मेरे भाई? एमएसएमई जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? जीतन राम मांझी। क्या नाम है मेरे भाई? जीतन राम मांझी नाम है। क्या नाम है? जीतन राम मांझी नाम है जो एमएसएमई मंत्री हैं। तीसरे जो मंत्री हो गए खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री। कौन है? खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री। कौन है मेरे भाई? खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री कौन है मेरे भाई? तो ये है चिराग पासवान। कौन है? चिराग पासवान है। इनके पिताजी भी यही मंत्री रहे थे। ठीक है, जो रामविलास पासवान थे वो भी ये मंत्री रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार। किसने जारी किया मेरे भाई? किसने जारी किया? जल्दी से आपको बताना है किसने जारी किया। तो ये गुजरात ने जारी किया। ठीक है, किसने जारी किया? तो ये गुजरात ने जारी किया है। ठीक है, और आप जानते हैं गुजरात के ही पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनकी मृत्यु हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, यही नाम था ना, विजय रूपानी। क्या नाम था उनका? विजय रूपानी नाम था। ठीक है, जिनकी दर्दनाक हादसे में मौत हो गई विजय रूपानी जी की। ठीक है, किनकी मौत हो गई? विजय रूपानी जी की मौत हो गई। ठीक है मेरे भाई, चलिए गुड। नेक्स्ट सवाल है, 14वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहां हुई है? भारत, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार। कहां हुई है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है कहां हुई है ये बैठक, कहां पे हुई है, जल्दी से बताइएगा। आलोक, बहुत सारे लोगों का एग्जाम हो रहा होगा ना, कैसा जा रहा है एग्जाम आप सबों का? अच्छा जा रहा है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर अच्छा एग्जाम जा रहा है, सवाल ठीक है, चलिए गुड। क्या है मेरे भाई? इसका आंसर है श्रीलंका। क्या है? और अभी श्रीलंका में ही संस्कृत महोत्सव हुआ था। ठीक है, संस्कृत सम्मेलन हुआ था। ठीक है, श्रीलंका में ही संस्कृत सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत के जो उच्चायुक्त हैं वो भी शामिल हुए थे। श्रीलंका में भारत के जो उच्चायुक्त थे उनका नाम क्या है मालूम है आपको? उनके जो उच्चायुक्त थे उनका नाम है संतोष झा। क्या नाम है मेरे भाई? उनका नाम है संतोष झा नाम है। क्या नाम है? उनका नाम है संतोष झा। नेक्स्ट सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेरियल मिचेल, केएल राहुल, जो रूट, स्टीवन स्मिथ। कौन बने हैं मेरे भाई? जल्दी से बताइएगा आप लोग कौन बने हैं, जल्दी से आपको बताना है कौन बने हैं? जो रूट बने हैं। कौन बने हैं? जो रूट बने हैं। कौन बने हैं? जो रूट बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं मेरे भाई? जो रूट बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। आगे बढ़ने से पहले सूचना है कि हमारा संस्थान आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेके आ रहा है। इन्हीं कोर्सेज में सर एक दिन होगा, अरे बिल्कुल आप सबों का एग्जाम में होना ही। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, लाइवहुड स्पेशलिस्ट, ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जीविका भर्ती की जो हमारे संस्थान समय समय पर आपके अभी रिवीजन मोड के लिए, इससे अच्छा कोई बैच नहीं हो सकता। और आप लोग, चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की? इजराइल, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका। जल्दी से बताइए क्या है इसका सही आंसर मेरे भाई? क्या है इसका सही आंसर? चलिए गुड। क्या है मेरे भाई? तो जल्दी से इसका आंसर बताना है मेरे भाई। क्या है? अमेरिका है। क्या है इसका सही आंसर? अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। और आप जानते हैं एक आयरन डोम होता है। क्या होता है? ये तो गोल्डन डोम है और दूसरा जो होता है आयरन डोम होता है। और आयरन डोम का प्रयोग किसने किया था? जल्दी से आपको बताना है किसने किया था। तो आयरन डोम का प्रयोग इजराइल का है। ठीक है, कि इजराइल में आपने देखा होगा, इजराइल में भी एक विवाद चल रहा था, तो वहां से जो मिसाइलें मारी जाती थी उसका प्रयोग ये करते थे। जैसे इजराइल फिलिस्तीन का विवाद आपने देखा होगा। किसका देखा होगा? इजराइल फिलिस्तीन का विवाद आपने देखा होगा। इजराइल फिलिस्तीन विवाद आपने देखा होगा। ठीक है, क्या देखा होगा? इजराइल फिलिस्तीन विवाद आपने देखा होगा। ठीक है, तो वहीं पे आपने देखा होगा अभी आप इजराइल फिलिस्तीन विवाद में एक समझौता हुआ जिसको कहते हैं गाजा शांति समझौता। क्या है? गाजा शांति समझौता। क्या है? गाजा शांति समझौता। ठीक है,
एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए? मालदीव, लक्षद्वीप, चागोस, सेशल्स। कौन सा द्वीप लौटाया है मेरे भाई? तो चागोस द्वीप है। क्या है? चागोस द्वीप को लौटाया है। कौन सा लौटाया है? चागोस द्वीप को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेस्टिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, राजगीर, भोपाल। कौन सा शहर है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है कौन सा शहर है, जल्दी से आपको बताना है कौन सा शहर है। कौन सा शहर है मेरे भाई? हैदराबाद है। क्या है? कौन सा शहर है? तो हैदराबाद है। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड। कौन सा देश है मेरे भाई? स्कॉटलैंड है। नेक्स्ट है, बीपीएससी एईडीओ का जो पेपर है, हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रारूपों में। इसके साथ आपको जुड़ना है और अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? 21, 17, 15, 12। कितने सांसदों की घोषणा की गई है मेरे भाई? जल्दी से बताना है कितने सांसद हैं मेरे भाई? तो 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। कितने हैं? 17 सांसद। कितने? तो 17 सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की बात की जा रही है। आज का जो अंतिम सवाल है वो सवाल है, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, आप कह सकते हैं कि नक्सलवाद पे काबू करने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए ये सारे प्रयास आपको देखते होंगे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के रूप में ये हमारे सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जल्दी से एक सवाल और भी बन जाता है कि जल्दी से एक सवाल आप लोग बताते चलिए कि अभी नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था मेरे भाई? नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था मेरे भाई? तो नाटो शिखर सम्मेलन अभी कहाँ हुआ था? हैग में। और हैग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। कहाँ है मेरे भाई? नीदरलैंड में, ठीक है। अब आपके हमारे सबसे प्रिय रीजनिंग के सर यहीं पे बैठे हुए हैं, आपके कमेंट को देख रहे थे। उस सर का स्वागत कीजिए और जुड़े रहना है और सर के साथ सारे सवालों को बनाते रहना है। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग देखेंगे जीविका की इस महामैराथन में अब जो आपका सवाल होने वाला है वो रीजनिंग का सवाल होगा और साथ में आप सभी लोगों को आंसर देते रहना। तो एक एक करके आप सभी लोग आंसर देते रहिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और जरा देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें, है ना, तो रीजनिंग की अगर बात किया जाए तो चलिए 37 नंबर प्रश्न जो है रीजनिंग से है ना। 37 नंबर जो प्रश्न है वो रीजनिंग का है। तो चलिए एक एक करके आप सभी लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर को क्या लिखा गया, साथ में आप सभी लोगों को भी आंसर देते रहना क्योंकि एग्जाम में आप ही को सवाल सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। देखेंगे यहाँ पे ओ को लिखा गया है पी, यहाँ देखेंगे आर को टी लिखा गया है, डी को जी लिखा गया है, फिर देखेंगे ई को आई लिखा गया है, आर को डब्ल्यू लिखा गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, इसमें लेफ्ट से सीरीज बनाएंगे। यहां देखिए ओ से पी बना है यानी कितना जोड़ दिया गया +1, आर से टी बना है यानी कितना जोड़ा गया है +2, डी से जी बना यानी कितना जोड़ा है +3, ई से देखेंगे आई बना है +4 और आर में +5 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए इसी लॉजिक पे एक आपका एग्जाम्पल्स ये दिया गया था। अब आपसे सवाल पूछा गया कि शेप को किस प्रकार लिखा जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए एक और दिया गया यहाँ पे ब्रांड को क्या लिखा गया है ना। देखिए एक और दिया गया था एग्जाम्पल्स यहाँ पे, तो देखेंगे बी को क्या लिखा गया, सी है, आर को टी लिखा गया है, ए को डी लिखा गया है, आर लिखा गया, डी को आई लिखा गया है। देखिए बी सी +1 किया गया, आर एस टी +2 +3 +4, आगे देखेंगे तो +5 किया गया है। अब इसी लॉजिक के आधार पे आपको आंसर फाइंड करना है। अब देखेंगे यहाँ एस को अगर +1 करेंगे टी बन जाएगा, एच में 2 जोड़ेंगे जे होगा, ए में +3 कर देंगे डी बन जाएगा,
P में +4 कर देंगे तो T बनेगा, और +5 करेंगे साथियों J हो जाएगा। यानी TZD देखेंगे यहाँ पे TZD TZ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर अगर 37 की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जिन साथियों का आंसर बी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है तो साथी अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए +1 +2 +3 +4 +5 किया गया था। एक और एग्जांपल दिया गया, सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई किया गया है। अब आपको सेब का पूछा गया था तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगर इस प्रश्न की बात करें, ध्यान से पढ़िएगा जरा इस प्रश्न को। दिया गया 38 नंबर सवाल की अगर बात करें, दिया गया यदि नीचे दी गई सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? है ना, सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए। यहां जो दिया गया है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में, है ना, घटते क्रम में। आरोही क्रम अगर बोला जाता तो इसको अरेंज करते बढ़ते क्रम में। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 295 है, 654, 653 है, 234, 345, 245 है, फिर से 600 यहाँ पे देखेंगे क्या आया है? 34 आया है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो 654 आएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे? 653 हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो 634 हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या है यहाँ पे? 345 हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या होगा? 295 होगा, उसके बाद 245 होगा, फिर 234 होगा। अब सवाल आपसे ये पूछा गया ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही? आपको यही आंसर बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे 654 सेम नहीं है, यहाँ भी देखेंगे नहीं है, यहाँ 53 है, यहाँ देखेंगे 234 नहीं है, 345 नहीं है, बट यहाँ 245 जो है अपने जगह को चेंज नहीं किया। तो मात्र एक ही संख्या है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी होगा। और जिन साथियों का आंसर बी आ रहा है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर बी आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये क्लियर किया गया था, इसको अरेंज करना था अवरोही यानी घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने जब अरेंज किया तो केवल एक ही संख्या है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है। वो कौन सी संख्या है भाई? तो 245 जो कि अपने जगह पे ही है। तो देखेंगे एक यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया था। इस ऑप्शन की अगर बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। साथियों जो लोग भी बिहार जीविका भर्ती की तैयारी करें उन सभी लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया। देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बैच लॉन्च किए गए जिसकी कीमत अलग अलग है। आप जिस भी देखा जाए इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं, आप इस बैच को ले सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है तो आप चाहे तो इस बार जीविका में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। जरा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करिए और फटाफट इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन कीजिए। अब ये जब भी सवाल बनेगा साथियों बाई ऑप्शन बनेगा, ये जब भी बनेगा बाई ऑप्शन बनेगा। पहले अगर ऑप्शन ए को रखते हैं तो यहाँ माइनस करना होगा, फिर प्लस होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर इक्वल टू। क्या 24 के इक्वल होगा क्या? अब यहाँ देखिए अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये तो आंसर नहीं जाएगा, 24 तो इक्वल होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन ए से नहीं आएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए। अब रखिए ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में क्या दिया गया? मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, फिर आगे देखेंगे डिवाइड है और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 में 5 से किए 40, 40 में 6 से कर देंगे 240। पहले ब्रैकेट का काम होगा। अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 24 दिया गया है, यानी 24 इक्वल टू 24, यानी जिससे LHS बराबर RHS आ जाए, है ना, जिससे LHS बराबर RHS आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, वही आपका आंसर बन जाएगा। यानी अगर इस प्रश्न की बात कर ली जाए तो आंसर क्या बनेगा साथियों? आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो जिन साथियों का आंसर बी है उन तमाम साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, सभी लोगों का क्लियर हो गया? सभी लोगों का क्लियर हो गया? सभी लोग जरा एक बार कमेंट करिए, अगर इस टाइप से सवाल आएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए। सभी लोग जरा एक बार लाइव में ही कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोगों से ये सवाल सॉल्व होगा कि नहीं। अगर ये सवाल आएगा तो मैं आप सभी लोगों से मैं पूछता हूं। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। साथियों ये भी एक बेहतरीन सवाल हो सकता है कि इस बार आपके एग्जामिनेशन में सेम टू सेम यही प्रश्न छप जाए या इस टाइप से सवाल दे दिया जाए।
क्वेश्चन में दिया गया नीचे दो कथन दिए गए हैं और उसके बाद विकल्पों में से 4 निष्कर्ष दिए गए, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पे सत्य है। स्टेटमेंट दे दिया गया है, अब इस पे आधारित आपका जो देखेंगे अब कौन सा ये जो दिया गया 4 ऑप्शन में राइट है ये आपको बताना है। सबसे पहले आप इसको अरेंज करिए, तो m ग्रेटर क्या है, n ग्रेटर क्या है, o बराबर p है ना। अब देखिए o बराबर p है, अब यहां देखिए o किससे बड़ा है तो d से, d बराबर क्या है c है, और c देखेंगे किससे बड़ा है q से बड़ा है ना। o बराबर p बोले, अगर o बड़ा होगा d से तो p भी तो बड़ा होगा। सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई कर दिया गया है, सेम लॉजिक यहां पे देखेंगे, सेम लॉजिक जो है यहां पे अप्लाई किया गया है, किधर होगा p की तरफ है ना। यानी o बड़ा है किससे d से, d बराबर c है और c बड़ा है q से। एक साथ जब हम लोग अरेंज कर देंगे तब यहां पे आंसर फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए देखेंगे c बड़ा है m से, क्या ये सत्य है, c बड़ा होगा m से, तो c और m के बीच रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि एगो इधर भाग रहा है और देखेंगे अगर देखा जाए यहाँ पे तो सब m की तरफ फुला है और यहाँ बोला गया है कि c बड़ा है m से, यहाँ तो m बड़ा है c से, ये तो गलत हो जाएगा। p बराबर क्या है q, क्या p बराबर q होगा, नहीं, p बड़ा है q से, ये भी गलत हो जाएगा। q लेस देन m, m बड़ा है देखेंगे q से, क्या ये सत्य है, हाँ बिल्कुल सत्य है। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और जिन साथियों का आंसर सी आ रहा है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जिनका भी आंसर ऑप्शन सी जा रहा है क्योंकि m बड़ा होगा q से, m के तरफ फेस खुला हुआ है और देखिए m और q के बीच में दो ही सिंबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया रहे तो प्रायोरिटी शुड बी ग्रेटर देन, हमेशा इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। अगर आप लॉजिक जानते हैं तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अगर आप लॉजिक नहीं जानते तो फिर आपको दिक्कत होगी, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जरा एक बार कमेंट करिए और फटाफट इसका आंसर बताइए क्या आने वाला है। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए और फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग जरा बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा। आपके डिस्प्ले पे ये सवाल आ चुका है। अब यहां देखेंगे 6 दोस्तों में A, B, C, D, E और F में से प्रत्येक की लंबाई जो है अलग अलग है, प्रत्येक की लंबाई जो है अलग अलग दिया गया है। हो सकता है कि सवाल इस टाइप से भी एक दे दिया जाए आपके एग्जाम में, है ना। अच्छा एक चीज सभी लोग कमेंट करके बताइए, कितने लोग हैं जो इस बार अभी एग्जामिनेशन दिए, है ना, कल कितने लोग एग्जाम दिए, तो सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए, है ना। लगभग देखा जाए तो बहुत सारे लोग का रिव्यू आया कि सर रीजनिंग का क्वेश्चन हम सभी लोगों से बन गया है, तो सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बताइए कि रीजनिंग का क्वेश्चन का लेवल क्या था। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए जो लोग कल एग्जाम दिए थे, है ना। सबसे पहले अगर बात किया जाए, यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे 6 दोस्तों की बात है। ग्रेटर का सिंबल क्या होगा, 5 ले लेंगे। ग्रेटर का सिंबल कितना लेंगे, 5 लेंगे, है ना। बताइए जरा। अब बोला गया बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, 1 2 3, तब बी को जगह यहां दे देंगे। आगे क्या है, ए ई से लंबा है, ए जो है ई से लंबा है। डी केवल एक दोस्त से लंबा है, डी केवल जो है एक दोस्त से ही लंबा है, यानी डी बाकी सबसे छोटा है, केवल एक दोस्त से लंबा है। आगे देखेंगे सी डी से लंबा है, सी जो है ना डी से लंबा है। आगे बोला गया लेकिन ई से छोटा है, लेकिन ई से छोटा है। अब देखिए अब यहां पे ए भी आ जाएगा, ए आया, ई आ जाएगा, ई आया, उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आएगा। अब सी के बाद ए को बच गया, वो क्या होगा, ए हो चुका है, बी सी डी ई एक बच गया, एफ, एफ को यहां दे देंगे। सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो तीसरा सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तीसरा सबसे छोटा सी बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और जिन साथियों का आंसर बी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है ना। ये क्लियर कर दिया गया था यहाँ पे कि बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, ए ई से लंबा है, ये क्लियर था। डी केवल एक दोस्त से लंबा है, सी जो है डी से लंबा है, ई से छोटा है, ये भी क्लियर कर दिया गया था। तो ए को यहां जगह दे देंगे, ई को यहां, बी ऑलरेडी दिया गया था, सी डी एक बच गया, एफ जो है अंतिम में चला जाता। सवाल आपसे पूछा गया तीसरा सबसे छोटा कौन होगा, तीसरा सबसे छोटा सी बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। चलिए साथियों, आप सभी लोगों के लिए ध्यान से देखिएगा, है ना। फ्री फ्री फ्री
साथियों आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। आप सभी लोगों का डिमांड था कि सर बीपीएससी एईडीओ के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाए, तो ध्यान रखिए जो लोग भी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ये जीएस ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर टेस्ट सीरीज होगा, है ना, ये बाइलिंगुअल होगा, है ना, बाइलिंगुअल होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ये बिल्कुल फ्री होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी लोगों को भी शेयर कर देना है जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, ये रविवार सुबह 9 बजे से टेस्ट जो है स्टार्ट होगा, रविवार सुबह 9 बजे से, ऑफलाइन मोड में भी रहेगा, ऑनलाइन मोड में भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, ये ऑफलाइन चलने वाला कहां पे है, ध्यान रखिएगा, ब्रांच जो है नियर पीएन एंग्लो स्कूल पारस कंपाउंड नया टोला। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पे आप कॉल करके अपना एक सीट जो है बुक करा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रविवार सुबह 9 बजे साथियों ये टेस्ट स्टार्ट होगा, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। जो लोग पटना में रहते हैं वो ऑफलाइन देंगे, जो लोग पटना से बाहर रहते हैं, गांव में रहते हैं, अपने अपने जिला में रहते हैं, उस सभी लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे और ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग एक बार कमेंट करिए और फटाफट इसका आंसर बताइए। दिया गया है कि 83 व्यक्ति, बोला गया है कि 83 व्यक्ति की एक पंक्ति में बैठे अरु पंक्ति के बाएं से 27वें स्थान पे बैठी है और पीहू पंक्ति के दाएं से 41वें स्थान पे बैठी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया गया है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 83 है। सबसे पहले अगर बात किया जाए अरु जो है वो पंक्ति के बाएं छोर से कितने नंबर पे है। अगर अरु की बात करें तो पंक्ति के बाएं छोर से 27वें स्थान पर बैठी है और पीहू पंक्ति के दाएं छोर से 41वें स्थान पे। अगर पीहू की बात किया जाए तो दाएं से कितने नंबर पे 41 यानी 41वें स्थान पे, है ना। अब आगे देखते हैं, बोला गया है उसके बाद कि आना अरु और पीहू के ठीक बीच में बैठी है, तो बाएं से आना का स्थान क्या है। एक और नाम जोड़ा गया है जिस व्यक्ति का नाम क्या है, आना, इसी के बीच में बैठी। पहले हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे, 27 और 41 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 68 को छात्र, है ना। अब 83 माइनस क्या करेंगे, 68, तो 13 में से 8 चला गया 5, 7 में से यानी 15 को छात्र बैठेगा, है ना। अब देखिए इधर से 7 को बैठेगा बीच में, इधर से 7 को बैठेगा और आना इसके बीच में बैठेगी, तो 27 और 7 को जोड़ दिए 34, यानी बाएं से आना का स्थान हो जाएगा 35 यानी 35वें नंबर पे। और सवाल आपसे यही पूछा गया था, बायां से आना का स्थान क्या होगा, तो 35 होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जिन साथियों का आंसर सी है उन तमाम साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। सभी लोगों का क्लियर हो गया, सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं। यहां पे दिया गया था कि 83 व्यक्ति की एक पंक्ति में बैठे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था 83। अरु का स्थान बाएं से 27वें नंबर पे, पीहू दाएं से 41वें स्थान पे। जब मैंने इन दोनों के बीच में छात्रों की संख्या निकाला तो 15 था। सवाल यह था कि आना इन दोनों के बीच में बैठी, जब इन दोनों के बीच में 15 है यानी 8वें नंबर पे आना होगी इन दोनों के बीच में। अब देखिए इधर से जब बायां से निकालेंगे 27 और 7 34 और एक आना का स्थान जोड़ेंगे तो बाएं से 35वें स्थान पे हो जाएगी। सवाल आपसे यही पूछा गया था। सभी लोगों का क्लियर हो गया, सभी लोग जरा एक बार थम्स अप कर देंगे साथियों, सभी लोग जरा एक बार थम्स अप करेंगे और क्लियर हो गया। तो जो लोग भी साथियों अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए फटाफट इस सेशन को लाइक करेंगे। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी क्लासेज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलेगी आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस क्लास से जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न की बात करते हैं, 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सवाल जरा क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। 110 है, 114, 106, 122, 90। नेक्स्ट में क्या जाएगा आपको ये बताना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ देखेंगे कितना का डिफरेंस है, यानी 4 जोड़ा गया है। फिर देखेंगे यहाँ कितना माइनस किया गया है, तो -8 किया गया है ना। 110 में 4 जोड़ दिए 114 हो जाएगा। 114 से 8 माइनस करेंगे 106 बन जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कितना जोड़ दिया गया है, +16 किया गया है। यहाँ अगर बात किया जाए तो कितना माइनस किया गया है सर, यहाँ पे 32 माइनस किया गया है। आपको प्रश्न का लॉजिक समझ में आ गया होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 का 2 गुना दिया गया, एक बार प्लस किया गया है और एक बार माइनस किया। अल्टरनेट में ये सीरीज रिपीट हो रहा है, अपने पिछली संख्या का डबल होकर एक बार प्लस किया गया और एक बार
माइनस किया गया, 4 8 16 32, यहाँ क्या करेंगे 64 जुटेगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे 64 जोड़ेंगे 90 में, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 154। 154 किस ऑप्शन में दिया गया था, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, यानी 43 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जिन साथियों का आंसर सी है उन तमाम साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है। क्या बात है, क्या बात है ना। इसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और बिल्कुल इस बार धुआं धुआं करके आना है। ये नहीं बोलिए कि सर हमसे सवाल छूट गया, हमसे सवाल नहीं बना, है ना। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अगर आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो सबसे पहले जिनकी तैयारी बेहतर होगी उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा, है ना। जो लोग नहीं पढ़े होंगे ना वही लोग डरे रहते हैं, जो लोग पढ़े रहते हैं वो डरते नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और धुआं धुआं इस बार करके आना है, एक सीट अपना कंफर्म करके आना है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। साथियों हो सकता है कि एक सवाल आपके एग्जाम में कैलेंडर से भी पूछ दिया जाए, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे तो दिया गया यदि 10 फरवरी 2002 को रविवार है तो 17 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये बताना है। तो पहले आप सभी लोग कमेंट कीजिए, फटाफट इसका आंसर बताइए। यहां पे क्लियर दिया गया है कि 10 फरवरी 2002 को कौन सा दिन है, तो रविवार है। कौन सा दिन है, रविवार है। सवाल ये दिया गया है कि 17 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है ना, कि सबसे पहले आपको निकालना होगा 10 फरवरी 2008 तक का निकाल लेना है। 10 फरवरी 2008 तक का निकाल लेना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बीच की डिफरेंस की बात करें सर 6 वर्ष का होगा। अब इसमें लीप ईयर कौन कौन सा बनेगा, देखिए लीप ईयर की अगर बात करें तो 2004 भी लीप ईयर है और फिर 4 साल पे 2008 भी आएगा। लीप ईयर 2008 है, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे फरवरी को क्रॉस नहीं किया गया है। फरवरी को यहाँ पे 17 मार्च 2008 है। अगर आप यहाँ ही 2 दिन ले लेते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे +1 तो यहाँ पे फरवरी 28 मान के ही चलना होगा, है ना। तो ये फरवरी क्रॉस नहीं, इसलिए एक ही लीप ईयर मानेंगे। अब क्या होगा, तो 10 फरवरी 2008 तक में एक्स्ट्रा दिन की संख्या हो गया 7। जब ये 7 आ गया रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब फरवरी में होगा 29 का महीना, 2008 क्या है लीप ईयर है, तो 10 ले चुके और बचा 19 दिन, 7 दूना 14, रिमाइंडर हो जाएगा 5। 17 मार्च लेना है तो 7 दूना 14 और 3 17, 3 ले लेंगे, 5 3 8/7 करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, और 1 आया तो रविवार में एक दिन जोड़ दीजिए। आंसर क्या बन जाएगा, सभी लोग जरा एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा सोमवार। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सोमवार। ये देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो जिन साथियों का आंसर डी है उन तमाम साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर डी आ रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर अगर 44 की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी लोगों का क्लियर हो गया, सभी लोगों का क्लियर। कोई है जिनको अभी भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई है जिनको अभी भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो 10 फरवरी 2008 तक मैंने निकाला, 6 वर्ष का अंतर था। 2008 लीप ईयर है, बट यहाँ फरवरी को क्रॉस नहीं किया था, तो एक ही लीप ईयर मैंने लिया। फिर फरवरी में और बचा 19 दिन और इधर 17 मार्च था। 19 और 17 जोड़ देते, 36, 7 से भाग लगाता, रिमाइंडर 1 सेम वही आ जाता, सीधा रविवार में एक दिन जोड़ देते, आंसर हमारा सोमवार हो जाता, सोमवार हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका आंसर, ये सवाल तो आप सभी लोगों से बन जाएगा। अब इस शब्द को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये सवाल आप सभी लोगों से बनना चाहिए। सभी लोग जरा एक बार कमेंट कर दीजिए और इसका सही उत्तर बता दीजिए, इसका सही उत्तर बता दीजिए। ये सवाल आप सभी लोगों से बनना है। इसको कुछ नहीं करना है, केवल जो आपको अरेंज करना है, केवल जो आपको अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले इसमें क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, एन आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर वाई आएगा। ऐसे कितने लेटर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहा, केवल और केवल वाई है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, अपरिवर्तित रहा, है ना। नहीं, कुछ लोग लिख रहे हैं सर 3 बजे वाला क्लास बंद हो गया है क्या, नहीं भाई, 3 बजे वाला क्लास चला है।
कल केवल बंद था क्योंकि कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो कल केवल बंद था। आज तो चला है, आज तो चला है, ये ध्यान रखिएगा, आज तो चला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर सवाल जो दिया गया है, सवाल आपसे ये भी सॉल्व होने वाला है। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आने वाला है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, बताइए जरा। बोला गया है यहाँ पे सुषमा दक्षिण की ओर चलने लगी 40 मीटर चलने के बाद, है ना। सुषमा की अगर बात किया जाए तो सुषमा जो है 40 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ी है 15 मीटर, यानी क्लॉकवाइज में कितना चली है, 15 मीटर। आगे फिर क्या बोला, वहां से वो फिर दाईं ओर मुड़ी है 50 मीटर चली है, यानी 40 से ज्यादा चलेगी, 50 मीटर चली है। आगे क्वेश्चन में क्या है, वो फिर दाईं ओर मुड़ी है और 15 मीटर चली है, फिर वो दायां मुड़ी है 15 मीटर। अंत में वो उस रास्ते पर चली जो उसके बाईं ओर 45 डिग्री का, बोला गया कि बाईं ओर 45 डिग्री का कोण जो है बनता था ना। अब यहाँ से उसको चलना क्या है, 45 डिग्री के बाईं ओर, है ना। तो यहाँ से जब वो चलेगी तो 45 डिग्री का कोण बनाई है बाईं तरफ। अब वो किस दिशा में चल रही है, अभी जो वो जा रही है वो किस दिशा में जा रही है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और जिनका भी आंसर बी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। हम, मुझे भी पता था कुछ लोग क्या करें, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर 45 डिग्री मूव करेगा, है ना, मान लीजिए किसी व्यक्ति का फेस इधर है ना, किसी व्यक्ति की अगर चर्चा कर लिया जाए, है ना, किसी व्यक्ति की अगर चर्चा किया जाए, अगर उसको मूव करना है 45 डिग्री, तो ये यहाँ से डायरेक्ट इधर नहीं भागेगा, ये इसमें चलेगा, ये इसमें चलेगा 45 यहाँ से। अगर 90 बोला था ऐसे मूव करता, ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था। कुछ लोग क्या किए कि तुरंत यहाँ से बायां इधर ले लिए, यही तो आप गलती करिएगा एग्जामिनेशन में भी, इसी को तो सुधारना है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। एग्जामिनेशन में ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए, एक एक क्वेश्चन को जोड़ना है ताकि आपका मेरिट लिस्ट से आपका नाम नहीं कटे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम दिखे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ताकि एक एक क्वेश्चन को जोड़ना होगा, है ना। होता क्या है ना कि आप सभी लोग क्वेश्चन सही बना लेते हैं, बट जब आंसर टिक करने जाते हैं तो गलत कर देते हैं। इन सारी चीजों पर ध्यान रखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए 46 नंबर का प्रश्न की बात करें, 46 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो जरा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए। दिए गए अक्षर समूह युग्मों में से पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से एक निश्चित तर्क के अनुसार संबंधित है। दिए गए युग्मों के ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। सवाल आपसे ये भी बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। यहाँ y है, b है ना, y z a b, यहाँ 3 जोड़ा गया है, z में कितना जोड़ दिया गया है, 2 जोड़ा गया है। या आप ये भी सर कर सकते हैं कि जोड़ने घटाने की बात छोड़ दीजिए, y का अपोजिट b बनता है, z का a बनता है और a का z बनता है। सबका अपोजिट का पेयर आप बोल सकते हैं ना। यहाँ m का अपोजिट n हो जाता है, o का l होता है, p का अपोजिट k बन जाता है। अब इसी पे एक लॉजिक पे दिया गया होगा ऑप्शन, j का अपोजिट q है, o का l है, b का x है, गलत, b का y होता है, t का h नहीं होता है, g होता है, h का s, p का k होता है, e का v होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। जिन साथियों का आंसर सी आ रहा है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। तो साथी अगर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों जो लोग भी बिहार जीविका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, ये अंतिम प्रहार है। अब चाहे तो इस बैच को ले सकते हैं, है ना, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, है ना, सभी के लिए अलग अलग ये फी रखा गया। आप चाहे तो रिवीजन के लिए अगर आप सक्षम हैं तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ये क्लासेज जो है कंप्लीट कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर अगर सवाल की बात करें तो जरा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग एक बार कमेंट करिए और इसका सही उत्तर बताइए। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो सभी लोग जरा एक बार कमेंट कर दीजिए और फटाफट इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए, है ना। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करेंगे। 47 नंबर सवाल जो दिया गया है ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक सवाल आना तो तय है, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक सवाल आना तय है, ये ध्यान रखिएगा। बोला गया क्यू आर की बहन है, क्यू किसकी बहन है, तो आर की बहन है। पी क्यू का पिता है, पी किसका पिता है भाई, पी पिता है किसका,
क्यू का। एस टी का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? एस किसका पुत्र है? तो एस जो है वो टी का पुत्र है। आर एस का भाई है। आर जो है एस का भाई है और एस किसका पुत्र है? टी का पुत्र है। तो पी और टी के बीच में हम क्या होगा? ऑलरेडी ये फादर है, ये भी पुत्र ही, आपस में भाई बहन, टी मदर हो जाएगी, टी हो जाएगी मदर। अब सवाल देखेंगे क्या पूछा गया है सर। टी पी से किस प्रकार संबंधित है? टी जो है पी से, तो टी पी का क्या लगेगी? ये पत्नी हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। और ये किस ऑप्शन में दिया गया था? तो 47 नंबर का प्रश्न की बात करें तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बस हो गया। हाँ 3 गो और है, रुकिए ना, हो गया है, 3 गो और है। ठीक है, तो इस प्रश्न की बात करें, 47 नंबर का प्रश्न की बात करें तो आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 48 नंबर सवाल की बात करेंगे तो दिया गया 4:45 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का बीच का कोण कितना डिग्री होगा ये बताना है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप चाहें, अगर आपको एंगल पे फॉर्मूला याद है, एंगल इक्वल टू अगर फॉर्मूला याद है कि 11/2 इंटू मैंने मॉड में लिखवाया था और -30 इंटू आवर, आप इस पे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि 4:45 दे रहा है सर, 4:45 हो रहा है। एक घड़ी की सुई 9 पे, दूसरे घड़ी की सुई 4 पे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 5 का, 5 गुने 30। अब यहाँ क्या है ना कि मिनट के सुई बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कर देंगे 45 का आधा, यानी 22.5 डिग्री। तो 150 में से 22.5 डिग्री चला गया तो 127.5 डिग्री होगा, 127.5 डिग्री। इसका भी आंसर सी बन जाएगा और बहुत सारे साथियों का आंसर सी आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिन साथियों का आंसर सी आ रहा है उन तमाम साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी क्वेश्चन नंबर अगर 48 की बात करें तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जिनका भी सी है उन सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। आपके डिस्प्ले पे सवाल आ चुका है, ये डाइस टॉपिक से सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, है ना। बोला गया कि प्रश्न में दिए गए खुले घन को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बन सकती है, कौन सी आकृति बन सकती है। सवाल ये है कि एम देखेंगे, देखिए अब यहाँ पे मोड़ कर बनाया जा सकता है। देखिए एगो बॉक्स छोड़कर अपोजिट बनता है, एम का अपोजिट अगर पूछा जाए तो ओ हो जाता, पी का अपोजिट पूछता है यहाँ पे तो आर बन जाता। अब एगो बच गया क्या, एन और क्यू, तो एन का अपोजिट क्यू हो जाएगा ना। अब देखिए जब इसको मोड़ कर बनाएंगे ना तो कोई किसी का अपोजिट सरफेस नहीं दिखना चाहिए। जब इसको आप फोल्ड करके बनाओगे तो कोई किसी का अपोजिट सरफेस नहीं दिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे एन क्यू एम है, एन क्यू एम, देखिए अब एन और क्यू अपोजिट दिख गया, ये ऑप्शन ए नहीं जाएगा। एन क्यू पी है, एन क्यू यहाँ भी दिख गया, कैंसिल। एन पी ओ है, एन है पी है ओ, कोई किसी का अपोजिट नहीं है ऑप्शन सी में। और देखिए यहाँ पे एम और ओ अपोजिट हो गया, डी भी कैंसिल हो गया। यानी अगर इस प्रश्न की बात कर ले तो आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, वेरी गुड। जिन साथियों का आंसर सी है उन तमाम साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। जिनका भी आंसर सी आ रहा है तो ऐसा सवाल आएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं, सभी लोग जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आपसे अगर सवाल इस टाइप से पूछा जाएगा तो बनेगा कि नहीं, सभी लोगों का मैं कमेंट देखना चाहता हूं। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए सवाल बनेगा कि नहीं, धुआं उड़ाइए कि नहीं इस बार। अगर आप बैठिएगा एग्जामिनेशन हॉल में तो आपसे सवाल सॉल्व होंगे कि नहीं, सभी लोग जरा एक बार कमेंट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का सेशन का रीजनिंग का ही अंतिम प्रश्न है, आज का सेशन का रीजनिंग का ही अंतिम प्रश्न है। आप सभी लोगों को अभी बने रहना है क्योंकि इसके बाद तुरंत जो आपसे जुड़ेंगे वो कंप्यूटर साइंस के सर जुड़ेंगे और कंप्यूटर के सवाल लेकर आएंगे, तो आप सभी लोगों को बने रहना है। ये अभी मैराथन कंटिन्यू चलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे लाइक का निकालना है, यहाँ पे लाइक का कोड क्या होगा,
है ना। बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि यस सर धुआं धुआं कर देंगे, बिल्कुल धुआं धुआं कर देना है ना, क्योंकि तैयारी को आप इतना बेहतर बना चुके हैं। अगर सवाल आएगा तो सवाल आपके साथ नहीं खेलेगा, सवाल के साथ आप खेलिए, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर है। आइए देखते हैं, लाइक का निकालना है, लाइक का निकालना है। सबसे पहले अगर बात करें आई लाइक यू, यहाँ पे दिया गया है आई गॉट होम है ना, क्या और कहीं लाइक दिख रहा है क्या कॉमन? कहीं भी लाइक कॉमन नहीं है। तो सर यहाँ आई कॉमन है, पहले इसका कोड निकाल लो। आई कॉमन है, WRF है ना, आई का WRF कॉमन हो गया, निकाल दीजिए उसका कोड, हटा दीजिए, कैंसिल मार दीजिए। यू का कोड निकालिए, यहाँ पे यू कॉमन है सर, इसमें यू कॉमन है, कोई तो एक कोड दोनों में कॉमन होगा, वो क्या है भाई? तो देख ले, NUI कैंसिल कर दीजिए, NUI कैंसिल कर दीजिए। अब लाइक के लिए एक वो कोड बच रहा है, वो क्या है? WSC है ना, WSC ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सिंपल सा लॉजिक था। अगर कॉमन होता तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल लेते, बट यहाँ तो कॉमन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी अगर बात करें तो आंसर क्या बन जाता? ऑप्शन डी हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता। सभी लोगों का क्लियर हो गया? सभी लोगों का क्लियर हो गया है ना। तो इस टाइप से सवाल आएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं। बहुत सारे लोग पहले डरते थे, सर ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, है ना, बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस किए, धीरे धीरे आप क्वेश्चन को जब सॉल्व किए, तो रीजनिंग आपको आसान दिखने लगा होगा, लग रहा होगा कि क्वेश्चन कब आ जाए, कब हम बना दे, है ना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन था आज के इस महामैराथन में रीजनिंग का, वो कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइम के अकॉर्डिंग रीजनिंग सेशन में, फिर से महामैराथन में, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप रीजनिंग में जो भी आपकी है कमी, वो कमी को मैं दूर करूं, है ना। सारे प्रश्न जो है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, हूबहू मैं उसी लेवल पे मैं क्वेश्चन कराता हूं, ताकि जब एग्जाम में जाए तो आपसे सवाल जरूर बने। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अभी आप सभी लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद आपका कंप्यूटर की क्वेश्चन लेकर आएंगे, संजय सर आपसे जुड़ेंगे इसी महामैराथन में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। साथियों एक बार कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लगा। चलिए तो सभी लोगों को गुड नाइट, बाय बाय। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो चलिए सबसे पहला सवाल आज का ले लेते हैं आज के सेशन का। और आप सभी को प्यारे विद्यार्थी पता भी होगा कि बिहार जीविका भर्ती की एग्जामिनेशन लगातार चल रही है। आप सभी में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने बिहार जीविका 2025 आज के डेट में, आज 20 तारीख में ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का एग्जाम था, कितने विद्यार्थी ने दिया है और उनका एग्जाम कैसा गया? एक बार हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जल्दी से प्लीज फटाफट से हमें बता दीजिए, ताकि आज के इस सेशन को देखते हैं कि कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। कल भी बहुत सारे विद्यार्थियों से बात हुई है, बहुत सारे विद्यार्थी ने एग्जाम दिया भी है, तो फटाफट से जरा सा बताइए। और आज के सेशन की सबसे पहले सवाल को हम एक बार देखते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 76। ठीक है, सवाल नंबर 76। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा यह है, आमतौर पर ध्यान दीजिएगा, लिखा यह गया हुआ है, आमतौर पर यह लिखा गया हुआ है कि आमतौर पर कंप्यूटर आधारित गेम खेलने के लिए, किस पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज जनरली यूज्ड टू प्ले कंप्यूटर बेस्ड गेम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ट्रैक पॉइंट, अगला लिखा गया हुआ है जॉयस्टिक, नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रैक बॉल, और अगला लिखा हुआ है 1 2 3। तो ध्यान दीजिएगा, गेम खेलने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसका नाम है जॉयस्टिक। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? जॉयस्टिक होगा। जॉयस्टिक कहते हैं, गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है जॉयस्टिक का।
ध्यान दीजिएगा, गेम खेलने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, जॉयस्टिक बोलेंगे। अगले सवाल नंबर 77 पर आ जाते हैं प्यारे बच्चे। 77 नंबर, क्वेश्चन नंबर 77। और 77 कुछ इस तरह से ये लिखा गया हुआ है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के, किस तकनीक का उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा चेक और अन्य दस्तावेज क्लियरिंग में काम आता है। Which of the following technology is used by the banking industry in clearing check and other document? Clearing check and other document। तो याद रखिएगा, MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग बैंकों में किया जाता है? और ध्यान रखिएगा, OCR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? DPR। नेक्स्ट लिखा है MIDI डिवाइस, नेक्स्ट लिखा है MICR और नेक्स्ट लिखा है OCR। तो सबसे पहले लिखा यह गया हुआ है कि आंसर क्या हो जाएगा? MICR। बैंकों में चेक और डिमांड ड्राफ्ट को पहचानने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उस डिवाइस को कहते हैं हम MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से हम उसे जानते हैं। चलिए अगले सवाल नंबर आ जाते हैं 78 पर। सवाल नंबर 78 पर आ जाते हैं। पूछा गया है कि MICR का पूरा नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, MICR का पूरा नाम क्या है? तो यहां लिखा यह गया है कि MICR का पूरा नाम क्या है। आप सभी को जस्ट अभी मैंने बताया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 79, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 79 ये लिखा गया हुआ है कि किस कंप्यूटर कंपनी ने सर्वप्रथम माउस का इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया था? ध्यान दीजिए, ये लिखा है गूगल, ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट, ये लिखा हुआ है एप्पल और ये IBM। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। आप में से ऐसे जितने भी विद्यार्थी अभी मेरे इस सेशन को देख पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप में से अभिषेक कुमार, सौरभ, रिंकू कुमारी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल को जरूर पढ़िएगा, सवाल पढ़ के और उन सवालों का सही उत्तर दीजिएगा प्लीज। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा D, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 80। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 80 है ये। और 80 में क्या होगा कि कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड एक प्रमुख युक्ति है जिसके सबसे ऊपरी हिस्से के बटन कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपरी हिस्से के अगर बटन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले लिखा होता है F1 से लेकर के यहां पर F12 तक रहते हैं सारे के सारे, जिसे हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। फंक्शन की के नाम से जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फंक्शन की, नेक्स्ट है इंटर की, स्पेस बार, टॉगल की और इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, फंक्शन की हो जाएगा, फंक्शन की। और नेक्स्ट है सवाल नंबर 81। सवाल नंबर 81 में प्यारे बच्चे ये पूछा गया है कि CAD का पूरा नाम क्या होता है? CAD, आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है कि CAD का पूरा नाम क्या होता है। चलिए जल्दी से जरा सा प्लीज फटाफट से बता दीजिए। सबसे पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है कि कंप्यूटर अर्थमेटिक डिजाइन, नेक्स्ट लिखा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, नेक्स्ट लिखा है कंप्यूटर एक्सेस डिजाइन और अगला लिखा है कि कंप्यूटर अलोकेशन डिजाइन और नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड डिस्क। तो ध्यान दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
तो कितने बच्चों का उत्तर सही है उस प्लीज रिप्लाई करके हमें जल्दी से बताइए। और अगला जो हमारा सवाल लिखा है ये कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क पर कॉपी करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हार्ड डिस्क पर कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लिखा है कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ऑप्शन लिखा है ब्राउज, तीसरा लिखा है अपलोड, चौथा लिखा है स्टोरेज, नेक्स्ट लिखा है डाउनलोड। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क पर कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, हार्ड डिस्क पर कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम डाउनलोड के नाम से जानते हैं। अगला है सवाल नंबर 83। वैन का पूरा नाम प्यारे विद्यार्थी क्या होता है? जिसमें आप सब लोग ये जानते होंगे कि नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? लैन, दूसरा क्या होता है? मैन, और तीसरा क्या होता है? वैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लैन, मैन और वैन। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें आप सब लोग जानते होंगे कि 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जब हम आपस में पूरे विश्व भर में जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 84। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर है ये 84। लिखा यह गया है कि बग का क्या मतलब होता है? बग का मतलब होता है प्रोग्राम में एरर को बग कहते हैं। प्रोग्राम में एरर को बग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर सबसे पहले लिखा है कि सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा जो डेटा की पंक्तियां लौटाता है। नेक्स्ट लिखा है किसी प्रोग्राम के केवल चयनित भागों की जटिलता, त्रुटियों का पता लगाना, कोड जो रन टाइम त्रुटियों को संभालता है, प्रोग्राम में होने वाली त्रुटियां जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? फाइंडिंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बग का मतलब क्या हो जाएगा? बग का मतलब लिखा हुआ है कि कंपाइलेशन ऑफ ओनली, ध्यान दीजिएगा, एरर द अकर इन अ प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो कितने विद्यार्थियों का सही उत्तर है? सही उत्तर है यहां पर बताइए प्लीज, आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल नंबर 85। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 85 है 1 मेगाबाइट किसके बराबर है? अब आपको बताना है कि 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? और यहां पर सारी चीजें लिखा हुआ है, यहां पर बाइट्स में लिखी गई हुई हैं। और याद रखिएगा, लिखा जाता है कि 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट के बराबर। नेक्स्ट है 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1024 सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जरा सा जल्दी से हमें एक बार रिप्लाई करके बताइए। ये सवाल मैं आप सब लोगों को बता चुका हूं, ये सवाल मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखा यह गया है कि सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे कहते हैं लोडिंग। नेक्स्ट है कंपाइलिंग, इनिशियलाइजिंग, लिंकिंग एंड बूटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बूटिंग हो जाएगा। बूटिंग, कंप्यूटर जो ऑन होता है उसे हम क्या कहेंगे? बूटिंग के नाम से जानते हैं। अब अगला जो हमारा सवाल नंबर है 87, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 87 है और 87 पर लिखा यह गया है कि पूरे शहर में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है?
एक कंप्यूटर नेटवर्क, अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड टू एक्सचेंज डेटा थ्रू आउट अ सिटी, डेटा थ्रू आउट अ सिटी इज कॉल्ड। ध्यान रखिएगा, सिटी की जब बात आती है, लैन क्या करता है, एक सिंगल बिल्डिंग में लैन एक सिंगल बिल्डिंग में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ता है। देन ये क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिएगा, वैन का मतलब क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। और अगला है इंटरनेट, और नेक्स्ट है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सही उत्तर हो जाएगा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 88 पर। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर है 88 लिखा हुआ है, और 88 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस प्रेजेंटेशन चार्ट, ग्राफ, बिल्डिंग डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्डिंग डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रेजेंटेशन चार्ट, ग्राफ, बिल्डिंग डिजाइन। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, लेजर प्रिंटर, अगला है स्पीकर, नेक्स्ट है प्लॉटर, नेक्स्ट है मॉनिटर, और नेक्स्ट है यहां पर हैंडसेट। तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से प्लीज बताइए। और सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा प्लॉटर। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े जमीन के नक्शे बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, बड़े बड़े क्या कहते हैं, घरों के नक्शे बनाने के लिए प्लॉटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्लॉटर। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 89। ध्यान दीजिएगा, 89 में यह लिखा गया है कि डिवाइस चलाने के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, डेटा संसाधित करने के लिए, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह पूछा गया, सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला वाला क्या है, गलत ऑप्शन लिखा गया, इसलिए क्योंकि डिवाइस चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही लिखा हुआ है, लेकिन कथन सत्य पूछा गया है। डेटा की जानकारी को संसाधित करता है, और डीएमपी इज अ सुपीरियर ऑफ अ इंकजेट प्रिंटर, यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए हमेशा डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। और अगला है सवाल नंबर 90। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्कैप नेविगेटर और मोज़ैक में इनमें से किसका उदाहरण है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का उदाहरण है, वेब सर्विस का उदाहरण है, ग्रोफर्स का है, नेक्स्ट इज अ वेब ब्राउजर का है, और नेक्स्ट इज अ नन ऑफ दीज। तो ये किसका उदाहरण है, वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नेटस्कैप नेविगेटर हो गया, मोज़ैक हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे के सारे किसके, वेब ब्राउजर के उदाहरण होते हैं। चलिए, तो जल्दी जल्दी से जरा सा कमेंट प्लीज करते रहिए। आप सभी लोगों के कमेंट की रफ्तार लग रहा है थक चुके हो, इसीलिए शायद कम हो गई है। आप सब लोगों के कमेंट में देख जरूर रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा करने हैं। विंडोज 98 क्या है प्यारे बच्चे, लिखा ये गया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रवेश करने का एक तरीका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक नई हार्ड डिस्क है। पूछा गया है कि विंडोज 98 क्या है। आप सभी को बता दें कि विंडोज 98 क्या है।